नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों, ट्रांसफार्मर पार्ट 3 आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका आज का वीडियो का, और ट्रांसफार्मर कैन रेगुलेशन क्लोजर टू जीरो। कर रहा है जो ट्रांसफार्मर का जो रेगुलेशन होगा वो जीरो कब होगा, यानी जीरो के पास में कब होगा। तो दोस्तों कब होगा इसका, जो होगा जब हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होगा, तो उस केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सबसे कम होता है। अप्रॉक्सीमेट उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उस समय जीरो हो जाता है। ठीक है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। कर रहा है दोस्तों ट्रांसफार्मर किसको ट्रांसफार्म्स कर सकता है। देखिए यहाँ से दोस्तों, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो कहता क्या है कि ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइस विच कन्वर्ट्स द पावर वन सर्किट टू अनदर सर्किट। यानी वो पावर क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कन्वर्ट करता है, यानी ट्रांसफर करता है। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस केस में, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, आइए चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई इन इंडिया। दोस्तों करा भारत में जो पावर सप्लाई का स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो क्या नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, देखिए 11 के भी पर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसके बाद क्या करते हैं 33 के भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 66 के भी क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो होता है आपका ट्रांसमिशन में। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो 122 है ये आपका किसी कहीं यूज नहीं होता, ना तो ट्रांसमिशन में और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पर जो यूज होता है दोस्तों 132 के बी का होता है। ठीक है, 132 के बी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए चलते अगला क्वेश्चन 105, रिडक्शन इन कोर लॉसेस एंड इंक्रीजिंग इन परमेबिलिटी आर ऑब्टेन्ड विद ट्रांसफार्मर एम्प्लॉइंग। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि हम लोग ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस को कम करना है और इसकी जो परमेबिलिटी है इसको बढ़ाना है, तो हम लोग ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, देखिए दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर जो कोर बनाता है वो बनता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोर बिल्ड अप ऑफ लेमिनेशन ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 106, इन a power or distribution transformer about 10% in turns are heavily insulated। देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो उसका लास्ट का जो इंट का जो 10% होता है उस पर हम लोग हैवी इंसुलेटेड करते हैं। क्यों, ध्यान दीजिए दोस्तों, वहाँ पर चूंकि वहाँ पर वोल्टेज अधिक, टेम्परेचर वहाँ पर अधिक जनरेट होता है, तो उस वोल्टेज को क्या करना चाहिए, वो सस्टेन करना चाहिए, यानी उसको उस वोल्टेज को क्या कर सकता है दोस्तों कि उसको सहन कर सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 10% को अधिक वहाँ पर हैवीली इंसुलेटेड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टू विदस्टैंड द हाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द लाइन सर्ज प्रोड्यूस बाई द संटिंग कैपेसिटेंस ऑफ द इंट। वही दोस्तों कि अगर हम लोग जो सर्ज इम्पीडेंस होता है, तो सर्ज इम्पीडेंस जो करता है, सर्ज के कारण जो वहाँ पर वोल्टेज अधिक कहीं कहीं हो जाता है, तो वहाँ पर वो इंसुलेशन अधिक नहीं होगा इंसुलेशन, तो वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए जो ट्रांसफार्मर का जो लास्ट इंट होता है वहाँ पर हमें क्या करते हैं, हैवीली इंसुलेटेड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, for given applied voltage with increasing in frequency of the applied voltage। कह दोस्तों कि दिए गए अप्लाइड वोल्टेज के लिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखते समय अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज करेंगे तो इसका जो ईडी करंट लॉसेस क्या होगा दोस्तों, ईडी करंट लॉसेस हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा हो जाएगा अनचेंज रह जाएगा। ठीक है, एडी करंट लॉसेस विल रिमेन अनचेंज्ड। अब इसका क्यों होता है दोस्तों, अगर आप ट्रांसफार्मर का आप इक्वेशन देखे होंगे तो लिखा होगा V इक्वल्स टू या E इक्वल्स टू, समझिए एक मिनट, चलिए तो E इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर इक्वेशन का 4.44, ठीक है, बी मैक्स एफ और क्या होता है दोस्तों, टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर जो एफ होता है हमारा जो, ठीक है, तो जो एफ होता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा। ठीक है, तो और हमारा जो हो जाएगा अगर कांस्टेंट ई मिल गया हमारे टी, यहाँ पर जो हमारे टू टर्मिनल वोल्टेज अगर ये हमारे लिए कांस्टेंट मिल गया, तो अगर हम लोग ईडी करंट लॉसेस का फार्मूला देखते हैं तो ईडी करंट लॉसेस में क्या होता है फार्मूला दोस्तों, इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, के मैक्स बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अगर वहाँ से बी मैक्स का स्क्वायर निकालेंगे और इसका निकालेंगे तो ये दोनों यहाँ से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये रिमेन अनचेंज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 108, लॉसेस विच ऑकर्स
in a rotating electric machine and do not occurs in a transformer are। देखिए दोस्तों, कर रहा है कि ऐसे लॉसेस जो केवल हमारी रोटेटिंग मशीन में ही ऑकर होते हैं, यानी रोटेटिंग मशीन में घटित होते हैं, परंतु ट्रांसफार्मर में नहीं घटित होते। तो जाहिर सी बात दोस्तों कि हमारे जो फ्रिक्शन और मैकेनिकल लॉसेस या विंडर लॉसेस जो होगा वो हमारे इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इन अ गिवन ट्रांसफार्मर फॉर अ गिवन अप्लाइड वोल्टेज। देखिए दोस्तों, वही बात कर रहा है कि एक दिया गया ट्रांसफार्मर जिसमें आपको वोल्टेज दिया गया है, लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेज। कह रहा है दोस्तों कि लॉसेस जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। अगर हम लोग उसको करते हैं तो इसमें कौन सा लॉसेस है जो कि अगर हम लोग लोड को बढ़ाते हैं तो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो हमारा जो आयरन लॉसेस होता है वो हमारा क्या रहता है, लोड से इंडिपेंडेंट होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, हिस्टीरिसिस एंड ईडी करेंट लॉसेस। ठीक है, यानी ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं, और जो कि क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 110। Which of the following statement regarding an ideal single phase transformer having a turn ratio 1:2 and drawing a current of 10 ampere from second 200 voltage AC supply is incorrect। देखिए दोस्तों, इसमें करा कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो असत्य होगा जबकि हमारा जो टर्न रेशियो दिया गया है वो 1 संबंधी 2 का हो, और हमें जो कह रहा है कि जिसमें करंट जो लिया जा रहा है वो हमारा 10 एम्पियर का लिया जा रहा हो, और फ्रॉम 200 वो AC सप्लाई। अगर हम लोग AC सप्लाई 200 का दे रहे हैं तो हमारा उसमें जो करंट आ रहा है कितना, 10 एम्पियर का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप इसमें देखिए टर्न रेशियो दिया है ना, तो टर्न रेशियो का मतलब होता है क्या, N1/N2, यही ना होता है दोस्तों टर्न रेशियो। तो N1/N2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा E1/E2 या V1/V2 भी कर सकते हैं आप। देखिए V1/V2 करके सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा भाई, टर्न रेशियो हमारा 1/2 है। और देखिए V1 जो सप्लाई वोल्टेज कितना दिया दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज दिया है हमारा 200 वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज हमारा 200 दिया है, तो हम यहाँ से यहाँ पर निकाल सकते हैं सर सेकेंडरी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, सेकेंडरी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इट्स सेकेंडरी वोल्टेज इज 400। देखिए इसमें दिया क्या है दोस्तों, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखिए हमारा, देखिए इसमें क्या है, इट सेकेंडरी वोल्टेज इज 400, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर देखिए ये करेक्ट नहीं है, ये हमारा सही है, इसमें कुछ ऑप्शन में कुछ खराबी दे दी है दोस्तों। और कह रहा है इट्स सेकेंडरी करंट इज 5 एम्पियर, तो क्या सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1/2 टर्न रेशियो दिया है, और करंट क्या होता है I2/I1, तो हम लोग I2/I1 करेंगे। I1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 एम्पियर है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी I2 बराबर हमारा 5 एम्पियर, यानी ये भी कथन हमारा सही है। अब हमारा कह रहा है गलत कौन सा है, अब इसको देखिए इट्स रेटिंग इज 200 kV एंड सेकेंड कह रहा है इट्स सेकेंडरी करंट इज 20 एम्पियर। देखिए दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी वाला, जो बोल रहा है कि इसका सेकेंडरी करंट कितना होना चाहिए, 20 एम्पियर। ये गलत क्वेश्चन है दोस्तों, हमने निकाला था सेकेंडरी करंट कितना आया था, सेकेंडरी करंट I2 कितना आया था, 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसको जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। नेल्सन कह रहा है द सेकेंडरी ऑफ अ करेंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड अंडर ऑपरेटिंग इन कंडीशन बिकॉज ऑफ। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो हमारा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जो मतलब हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जब हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको तो हमेशा उसका सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। क्यों, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि वहाँ पर हमारा सैचुरेशन ना हो, यानी कोर हमारा सैचुरेट ना हो, उसको हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू अवॉइड सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन, यानी हाई वोल्टेज इंडक्शन और सैचुरेशन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं। दोस्तों वहाँ पर अगर शॉर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं तो उनको भी शॉक लगने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अवॉइड कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी। देखिए दोस्तों, कह रहा है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं रहते हैं। अगर देखिए कोर यहाँ पर लगा दिया जाता है, ऐसे ये कोर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर इनके बीच का जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, करा अ गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर मीन्स।
कह रहा है अगर अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब हमारा अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन वही होगा, है ना, कि अच्छा वोल्टेज जिसमें हमारा जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या हो, सबसे कम से कम हो। यानी हम लोग जब उसको लोड, पहले देखिए वोल्टेज रेगुलेशन निकालते कैसे हैं, पहले उसको जानिएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है कि पहले हम लोग ट्रांसफार्मर पर लोड दे देते हैं, अब फिर लोड देने के बाद उसको धीरे 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 लोड को रिमूव करके नो लोड पर करते हैं। तो वही हमारे जो लोड से नो लोड के बीच में जो वोल्टेज का गैप आता है वो सबसे कम होना चाहिए, यानी जो उनका जो फ्लक्चुएशन होना चाहिए, जो उसमें जो परिवर्तन होना चाहिए नो लोड से फुल लोड में, वो सबसे कम होता है। तो उस समय हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन का है। देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लिस्ट। देखिए भाई दोस्तों कि नो लोड से फुल लोड के बीच में जो उसका वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है वो सबसे कम होगा, तो हम लोग कहेंगे उससे अच्छा ट्रांसफार्मर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फॉर अ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर के लिए ऑपरेटिंग एट अ कांस्टेंट लोड करेंट मैक्सिमम एफिशिएंसी विल ऑकर्स। देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसको जो है कांस्टेंट लोड करेंट पर अगर हम लोग उसको और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए उसको हम लोग चलाना चाहते हैं, तो उस पर वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब देगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब वो 0.8 लैगिंग होता है पावर फैक्टर पर चलेगा, तो उसमें हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि स्क्रीन मेरा छोटा है और मेरा ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो आपको हम, चलिए अगर कभी मौका मिला तो हम आपको बोर्ड पर करके दिखा देंगे इसको। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 155 पर, 115 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों कर रहा है कि इसमें से कौन सा, which of the following protection is normally not provided on a small distribution transformer, यानी जो छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें से कौन सा प्रोटेक्शन उन्हें नहीं दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओवर फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन बिल्कुल दिया जाता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन ये भी दिया जाता है, लेकिन जो बुक होल्ज रिले प्रोटेक्शन होता है ना दोस्तों, ये नहीं दिया जाता है। क्योंकि ये यहाँ पर बुक होल्ज रिले क्या होता है, बड़े ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, जहाँ की हमें फॉल्ट होने की क्या करता है, इंटरनल फॉल्ट होने की ये सूचना देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बुक होल्स रिले छोटे ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज सर्ज ड्यू टू लाइटनिंग एंड स्विचिंग। देखिए दोस्तों कर रहा है कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में होता है तो जब हाई वोल्टेज सर्ज जनरेट होता है, हाई वोल्टेज सर्ज का मतलब होता है क्या कि कभी कभी जब वोल्टेज हमें हाई मिल जाता है तो उस सर्ज को, और जैसे लाइटनिंग आती है और स्विचिंग होती है, जब स्विचिंग करते हैं तो उसमें वोल्टेज कभी कभी बढ़ जाता है, फ्लक्चुएट करता है। तो उस केस में क्या होता है कि इस सब केस में हमें ट्रांसफार्मर को बचाता कौन है, ठीक है। यानी जब लाइटनिंग आती है, जैसे आकाशीय बिजली वगैरह आ गई या फिर लाइटनिंग हो रही है फिर स्विचिंग हो रही है, उस केस में हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कौन करता है। तो उस केस में कौन करता है दोस्तों, हार्न गैप जो होता है वो हमारे ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हार्न गैप समझते हैं दोस्तों, दो रॉड होता है जो कि ट्रांसफार्मर पर निकला जाता है, आप देखेंगे उसमें लगाता है, तो वही क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्न गैप। क्वेश्चन नंबर 117। द इफिशियंसी ऑफ अ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाई। देखिए दोस्तों कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, यानी दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर को लोड कंडीशन में है उसको हम लोग डिटरमाइंड करते हैं। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ये कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों, देखिए जब जहाँ पर हमें दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा, वो हमारा बैक टू बैक टेस्ट कहलाता है, ठीक है। बैक टू बैक टेस्ट के लिए हमें दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर चाहिए होती है और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इफिशियंसी और लॉसेस हम लोग निकाल सकते हैं किसी ट्रांसफार्मर के, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बैक टू बैक टेस्ट के लिए हमें टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विदस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफली। देखिए दोस्तों करा इसमें से कौन सा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर से को आसानी से सह सकता है। देखिए दोस्तों क्या है इसमें ऑप्शन में क्या है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइका। तो माइका बहुत ही हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है दोस्तों। माइका के बारे में आप जानते हैं कि माइका इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द राइट आंसर इज सी, माइका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों, क्या कहता है 19, देख लीजिएगा उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम
आउटसाइड। देखिए दोस्तों, कह रहा है ट्रांसफार्मर के बाहर से, मतलब बाहर से देखने पर इसमें से ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, कोर तो रहता है कंटेनर के अंदर, तो उसको तो देख नहीं पाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये भी कंटेनर के अंदर रहता है। लेकिन जो उसकी बुशिंग होती है, जिसमें हम लोग वायरिंग करते हैं, यानी जो जहाँ से बाहर कनेक्शन निकालते हैं, वो बाहर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 यानी 120। द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रांसफार्मर इज टर्म्ड एज। देखिए दोस्तों, जैसे जो ट्रांसफार्मर जो नॉइज प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से सुनाई देता है। जैसे देता है जूम सुनाई देता है, या फिर रिंगिंग करके सुनाई देता है, बजता है। तो आप जब ट्रांसफार्मर के कभी पास से गुजरे होंगे और ट्रांसफार्मर पर लोड लगा रहा होगा, तो आप उस समय सुने होंगे, तो ट्रांसफार्मर से आवाज़ आती है, ऐसे करके आवाज़ आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। तो इसमें से ट्रांसफार्मर में से कौन सा जो लॉसेस है वो क्या कहता है, जीरो लोड पर, यानी जो मतलब लोड फुल लोड पर भी वो जीरो होता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं। तो जब रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होंगे तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस या फिर मैकेनिकल लॉसेस नहीं होंगे। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फ्रिक्शन लॉसेस में नहीं होंगे, जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर। कहा दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जो हार्मोनिक्स का सोर्स होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, पुअर इंसुलेशन बिल्कुल नहीं होगा, ओवरहेड लोड भी नहीं होगा, और लूज कनेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन जो कोर सैचुरेट कर जाएगा तो उसमें हार्मोनिक्स जनरेट होता है। हार्मोनिक्स होता क्या है दोस्तों, जैसे हमारे जो वेव्स होते हैं, जो हमारे अल्टरनेटिंग वेव्स होते हैं, तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शन जनरेट कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डिस्टॉर्शन जनरेट करने लगता है। ठीक है, जिसके कारण हमें जो जो एग्जैक्ट शेप रहती है वो शेप नहीं मिल पाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कोर सैचुरेशन। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, 23 की बात करते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर इज कंटिन्यूसली ऑपरेटेड मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल अकर्स इन। देखिए दोस्तों, कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग लगातार चलाते रहते हैं, लगातार ऑपरेशन मोड में है, तो उसमें जो सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है वो किसका सबसे अधिक टेम्परेचर बढ़ता है। तो दोस्तों, सबसे अधिक जानते हैं, ट्रांसफार्मर जो सबसे अधिक काम करेगा उसी का टेम्परेचर हाई होता है। तो जो सबसे बढ़िया काम करता है वो करता है बाइंडिंग, क्योंकि बाइंडिंग करंट बराबर करंट फ्लो होती रहती है। ठीक है, अगर आप लोड बढ़ाओगे तो करंट अधिक फ्लो करेगा, है ना। आप कहेंगे सर कोर भी तो होता है, कोर भी तो काम करता है। हाँ, कोर काम करता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो कोर लॉसेस होते हैं वो लोड बढ़ाने पर डिपेंड करते नहीं हैं। जब लोड बढ़ाने पर डिपेंड करेंगे नहीं तो भाई फिक्स ना हो गया, कोर लॉस तुम्हारा फिक्स हो गया। लेकिन वेरी कौन कर रहा है, वाइंडिंग लॉसेस। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे उसका क्या होगा दोस्तों, उसमें जो लॉसेस होंगी वो बढ़ती जाएंगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, वाइंडिंग लॉसेस। आइए क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। द हम इन अ ट्रांसफार्मर इज नेमली एट्रीब्यूटेड टू। देखिए दोस्तों, आपका जो ट्रांसफार्मर जो वॉइस आती है, हम करके आता है, इन अ ट्रांसफार्मर इज मैग्नेटली एट्रीब्यूटेड, मतलब जो इसमें किसके कारण ये आता है, जो आवाज़ आती है की आती है, जो आवाज़ ट्रांसफार्मर में किस कारण आती है, तो मैग्नेटो स्ट्रक्शन के कारण ये आवाज़ आती है दोस्तों। इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रक्शन होता है, मैग्नेटो स्ट्रक्शन, इसी कारण आवाज़ आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। द मैक्सिमम लोड दैट अ पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय इट्स। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो ट्रांसफर द मैक्सिमम लोड दैट अ पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय इट्स। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो मैक्सिमम लोड होता है वो कैरी कर सकता है ना, फॉर कैन कैरी इज लिमिटेड बाई। इसको हम लोग कैसे लिमिट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, वोल्टेज रेशियो है, वोल्टेज रेशियो को हम लोग चेंज करके उसके वो वेरी कर सकते हैं। चूँकि आप देखते हैं, जाहिर सी बात है, वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज रेशियो। अगर आप N2 पर N1 का रेशियो चेंज कर सकते हैं तो हम लोग उसके जो लोड का है, जिसका पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाई, तो उसको हम लोग लोड को वेरी कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं लोड्स के। ठीक है, मैक्सिमम लोड को। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या करा आपसे, द इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड्स। देखिए दोस्तों, करा कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अंडर हैवी लोड्स की कंडीशन में इज कंपेरेटिवली लो बिकॉज। देखिए दोस्तों, करा कि ट्रांसफार्मर की अगर हैवी लोड्स कर देना है तो
स्थिति में जो होता है ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है वो कम होती है। क्यों होती है? देखिए दोस्तों, जब हैवी लोड्स रहेगा तो आप जानते हैं हैवी लोड्स पर हमने क्या बताया था कि कापर वाइंडिंग है तो उसमें करंट अधिक फ्लो करेगा। जब करंट अधिक फ्लो करेगा तो उसमें आई स्क्वायर आर से उसमें लॉसेस भी अधिक होंगे। जब आई स्क्वायर लॉस आर से उसमें लॉसेस भी अधिक होंगे तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि उसमें कॉपर लॉसेस बहुत ही अधिक मात्रा में हो जाते हैं। द कॉपर लॉसेस बिकम्स हाई इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन टू द आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड प्राइमरली टू मेजर। देखिए दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है दोस्तों क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं हम लोग, कोर लॉसेस ज्ञात करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है किस साइड करते हैं कोर लॉसेस, जो लो वोल्टेज साइड होता है। ठीक है, लो वोल्टेज साइड हम लोग क्या करते हैं इसको ज्ञात करते हैं कोर लॉसेस को। ठीक है, ओपन सर्किट्स में कर दिया जाता है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। A no load test is preferred on a transformer to determine। कारण नो लोड टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, नो लोड टेस्ट से द्वारा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नो लोड टेस्ट के द्वारा मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस ये दोनों चीज़ हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि कोर लॉसेस तो ज्ञात ही कर सकते हैं, कोर लॉसेस प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट ये दोनों ऑप्शन में रहेगा दोस्तों। तो ये वाला हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो 128 का हो जाएगा राइट आंसर। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 देखते हैं। द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ। देखिए दोस्तों कह रहे हैं द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात कर रहा है ना, तो अब देखिए किसके बराबर होता है। अगर आप इसको कहेंगे तो आप किसको कहेंगे, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए दोस्तों क्या होता है E2/E1 यही ना होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो हमारा क्या हो जाएगा E2/द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों N2/N1 होता है। यही हमारा होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, देखिए दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी इज राइट आंसर, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच इज मोस्ट सब्जेक्टेड टू डैमेज फ्रॉम ओवरहीटिंग इज। देखिए दोस्तों कह रहा कि ट्रांसफार्मर का वह कौन सा पार्ट है जो कि ओवरहीट होने पर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो बहुत जल्दी क्या खराब हो सकता है दोस्तों, देखिए इसमें दो ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, आयरन कोर है और कॉपर बाइंडिंग भी है। देखिए कॉपर बाइंडिंग तो खराब होगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले क्या खराब हो जाएगा, उससे पहले जो होगा हमारा इंसुलेशन खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, उससे पहले हमारा जो क्या होगा कि इंसुलेशन जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए पहले कॉपर बाइंडिंग पर टिक मत करिएगा, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 131 की बात करते हैं। इफ़ अ ट्रांसफार्मर इज स्विच्ड ऑन, यदि हम लोग ट्रांसफार्मर को स्विच्ड ऑन करते हैं अ वोल्टेज मोर देन द रेटेड वोल्टेज, तो कह रहा है कि जो वोल्टेज होता है वो मोर देन रेटेड वोल्टेज होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो इसका होता है क्यों है कि इट्स पावर फैक्टर विल डिटोरिएटेड, यानी उसका जो उसमें पावर फैक्टर होता है वो बहुत ही कम हो जाने की वजह से जब हम लोग ट्रांसफार्म करते हैं उसको जब ऑन करते हैं तो उसमें अधिक वोल्टेज हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 132 की बात करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर मेक्स इफेक्टिव सेविंग ऑफ ऑन कॉपर एंड कॉपर लॉसेस व्हेन इट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज। ठीक है, तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो इफेक्टिव होता है, कॉपर सेविंग के लिए इफेक्टिव होता है एंड कॉपर लॉसेस व्हेन इज ट्रांसफार्मर इज रेशियो। जब ट्रांसफार्मर रेशियो में जो कॉमन होता है हमारे लिए फ़ायदेमंद कब होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी उसमें जो होता है कि कॉपर सेविंग भी हो और कॉपर लॉसेस भी कम हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि जब इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो हमारा जब 1 से कम रहेगा या इक्वल्स टू 1 रहेगा यानी 1 के बराबर रहेगा, तो उस स्थिति में जो हमारे पास होता है कॉपर लॉसेस सबसे कम होता है और हमारे पास कॉपर की सेविंग भी होती है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज। कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन हमारा मिनिमम होना चाहिए जब हमारा पावर फैक्टर लोड क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया था क्या होना चाहिए, जब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होना चाहिए इसका मतलब है कि हमें उसको लीडिंग पावर फैक्टर पर चलाना पड़ेगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 134 की बात करते हैं। क्वेश्चन में इन अ स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर देयर इज अ चेंज ऑफ 15 एम्पियर। देखिए दोस्तों कह रहा है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उसमें हम लोग 50 एम्पियर का जो है चेंज कर रहे हैं कि लोड करेंट में जो है 50 एम्पियर का चेंज कर रहे हैं। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देयर इज अ चेंज ऑफ 15 एम्पियर इन अ लोड करेंट, दिस रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ सप्लाई करंट। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमें लोड करंट में 15 एम्पियर का चेंज मिले, तो हमें सप्लाई करंट में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो होता है करंट सेकेंडरी साइड हाई मिलता है, प्राइमरी साइड लो करंट रहता है। तो अब यहाँ पर क्या है सेकेंडरी साइड करंट तो हाई है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्राइमरी साइड में हमारे कम वोल्टेज करंट भी करेंगे तो भी हमारे साथ उतना आउटपुट में हमें 15 एम्पियर का करंट चेंज मिल जाएगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेस देन 15 एम्पियर, यानी 15 एम्पियर से कम का भी हम लोग अगर करंट प्राइमरी साइड में चेंज करेंगे तो सेकेंडरी साइड में हमें 15 एम्पियर का करंट मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑफ द सेम पावर आर। देखिए दोस्तों कह रहा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वैद्युत मोटर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है या कम होती है। दोस्तों आपको हम बताएं कि वैद्युत मोटर में क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं। जब मूविंग पार्ट्स होंगे उसमें तो मैकेनिकल लॉसेस भी होंगे, लाइक एज फ्रिक्शन लॉसेस, फिर आपका विंडेज लॉसेस, ये सब होंगे। तो भाई जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर में कोई ऐसी पार्ट है नहीं जो कि रोटेट करने वाली है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिसलिए इसी वजह से ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है बहुत ही हाई होती है। अप्रॉक्सीमेट हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी की तो 98% के आसपास में होती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर मेनली डिपेंड्स ऑन। जो ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है वो मुख्य रूप से डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए किस पर करता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज फ्लक्स, यानी जो लीकेज फ्लक्स रहेगा उसी पर हमारा जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है वो क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं सर जो इसमें क्या होता है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज फ्लक्स। देखिए दोस्तों जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अगर हम लोग इस ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो जब ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में जब यहाँ पर वाइंडिंग हम लोग लपेटते हैं, उसके यहाँ पर वाइंडिंग है तो फ्लक्स का डायरेक्शन तो ऐसे होना चाहिए ना, तो ऐसे जाना चाहिए। लेकिन कुछ फ्लक्स होते हैं क्या कि कुछ इसके बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर फ्लक्स आते हैं, इसी फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, इसी को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो यही बोल रहा है कि अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का मान जो है मेनली किस पर डिपेंड करता है, वो हमारा लीकेज फ्लक्स पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लीकेज फ्लक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल इन अ ट्रांसफार्मर। कह रहा है ट्रांसफार्मर में जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वन सर्किट यानी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में, इन किसकी सहायता से, तो किसकी सहायता से करते हैं दोस्तों, जो हमारा कोर लगा रहता है उन्हीं कोर से करते हैं, यानी हम लोग उसको मैग्नेटिकली करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक दूसरे से उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, ठीक है। अब 38 नंबर क्या कर रहा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कर रहा है इन आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड नो लोड द प्राइमरी वोल्टेज इज बैलेंस्ड बाई। देखिए दोस्तों अगर नो लोड पर हमारा कोई ट्रांसफार्मर चल रहा है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उसका जो सेकेंडरी वोल्टेज हो यानी प्राइमरी वोल्टेज होगा वो किसके द्वारा बैलेंस्ड होता है, तो उसका किसके द्वारा होता है दोस्तों, वो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा क्या हो जाता है, उसको बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी वाला पार्ट, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। एज पर the name plate of a transformer the secondary normal voltage is 220 volt, which of the following statement about it is correct। अब कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर जो है सेकेंडरी साइड का जो नॉर्मल वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट करेक्ट, यानी इसके बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सी सही होगी। तो दोस्तों कौन सही होगा कि उस पर जो उसमें जो वोल्टेज दिया होगा वो जो नो लोड वोल्टेज होगा वो 220 वोल्ट से क्या होगा, अधिक होगा। तो द नो लोड वोल्टेज इज मोर देन 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 140। अ ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, इट्स आयरन लॉसेस इज 1 kV,
इट्स कॉपर लॉसेस विल बी। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर रहा है। तो जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम तभी करता है दोस्तों जब हमारा आयरन लॉसेस जो रहेगा वो आयरन लॉसेस किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, कॉपर लॉसेस के बराबर होगा। ठीक है, अगर आयरन लॉसेस हमारा कॉपर लॉसेस के बराबर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करता है। यहाँ पर पहले से मैक्सिमम एफिशिएंसी बोल दिया है, तो आयरन लॉसेस कितना दिया दोस्तों, आयरन लॉसेस दिया है 1 किलो वाट, तो हमारा कॉपर लॉसेस भी कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141 की बात करते हैं। और ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट इट्स फुल लोड, यानी एक ट्रांसफार्मर है जो कि फुल लोड पर काम करता है, एंड इट्स इफिशियंसी इज आल्सो मैक्सिमम, इट्स आयरन लॉस इज 1 किलो वॉट एंड इट्स कॉपर लॉस एट हाफ लोड। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जो कि क्या कर रहा है, फुल लोड पर काम कर रहा है। उस स्थिति में जो हमारा जो आयरन लॉसेस है वो 1 किलो वाट का है, लेकिन कह रहा है कि इसका हम लोग कॉपर लॉस बताइए वो भी हाफ किलो वाट पर, यानी उसकी जो जितना लोड दिया गया उसको हाफ पर बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितना होता है जो आयरन लॉसेस होता है, आयरन लॉसेस का कितना करना, हाफ लोड बोला है दोस्तों, तो 1/2 का कर दीजिएगा आप स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा फुल लोड लॉसेस। तो फुल लोड लॉसेस कितना है, 1 किलो वाट। तो 1 किलो वाट, इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 0.25 किलो वाट आएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर होता है क्या एक्चुअली में, यहाँ पर होता है हमारा जो, यहाँ पर हमारा जो लोड रहेगा उसी लोड को हम लोग वेरी करेंगे। जैसे हाफ बोलेगा तो हाफ कर देंगे, दुगुना बोलेगा तो 2i कर देते हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.25 करके आएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। इन सम ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर प्रोवाइडेड ऑन। देखिए दोस्तों, करा कुछ ट्रांसफार्मर में जो होती है वो टैपिंग किधर की जाती है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टैपिंग सदैव हमेशा HV साइड में करते हैं, इसको आप याद रखिएगा, HV साइड में टैपिंग की जाती है। ठीक है, टैपिंग समझते हैं ना, जैसे क्या होता है कि जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती है तो हम लोग बीच से उसकी वाइंडिंग से, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे होती है ना, इसकी वाइंडिंग से बीच से एक वायर निकाल देते हैं, इसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, टैपिंग बोलते हैं दोस्तों। सेकेंडरी वाइंडिंग है तो हमेशा हम लोग HV साइड करते हैं वाइंडिंग, टैपिंग किधर, HV साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर यूजिंग कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील द एरिया ऑफ योक इज टेकन। देखिए दोस्तों, कर रहा है कि अगर हम लोग एक ट्रांसफार्मर है तो उसके ट्रांसफार्मर को हम लोग जो यूज कर रहे हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो होता है कि उसका एरिया कितना होना चाहिए, जो हमारा योक होता है, योक की एरिया कितनी होनी चाहिए। तो योक में इसमें क्या दोस्तों, देखिए ये वाला योक होता है, ये वाला इधर जो आप देखते हैं ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, देखिए ये होता है, ये कोर होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसकी बात यहाँ से, तो ये योक होता है, तो इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, कोर के इक्वल होगा, तो इक्वल्स टू द कोर, यानी इसका जो एरिया होगा इसके कोर के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार।